तो प्रोबेबिलिटी के मेन टॉपिक पे हम एंट्री कर चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और अब हम बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के और बेस थ्योरम पे और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि जो सैंपल स्पेस है उसको मैं क्या करता हूं, एन इवेंट्स में पार्टीशन करता हूं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो इस कॉन्सेप्ट पे बड़ा लागू होंगे। यानी पूरे सैंपल स्पेस को एन इवेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है। एक को E1 बोला जा रहा है, एक को E2, एक को E3 और एक को En। तो मैं ऐसे बना देता हूं, एक E1 लिख दिया, फिर दूसरे में क्या कर दिया, ये जो दिख रहा है ये E2 कर दिया, इसको मैंने कह दिया कि E3 है, और लास्ट डॉटेड लगा के मैंने कर दिया, ये डॉटेड डॉटेड कर दिया, इसके कर दिया मैंने En इवेंट्स। अगर आप गौर करेंगे E1, E2, E3 और En को, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन पूछूंगा कि E1 का E2 से क्या हुआ या E3 से क्या हुआ, या मतलब किसी दो इवेंट्स का पिक करिए आप और उसका इंटरसेक्शन क्या हुआ, तो जवाब आपका मिलेगा 5। EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 का जवाब मिलेगा। I और J पहले तो इज नॉट इक्वल टू लगा देता हूं, और साथ में I और J क्या हो जाएगा, 1 से लेकर n तक होगा। फिर दूसरा इसमें प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉटेड डॉटेड यूनियन En कर दूं, तो आप कहेंगे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। ऑब्वियस है, प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का क्या रहता है, EI इज ग्रेटर देन 0 होगा, और I क्या है 1 से लेकर n तक। तो दो चीज आपको समझ में आया, कोई भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है, कोई भी पिक कर लीजिए, और सभी इवेंट का अगर आपने यूनियन ले लिया तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो अब याद करते हैं एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होता था। एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, तो ये एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स बोलते थे, अगर दो इवेंट आपने पिक किया, अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो आप E1 E2 को क्या बोलते थे, डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल देते थे। अब एग्जॉस्टिव की बात करेंगे, एग्जॉस्टिव किसको बोला जाता था, एग्जॉस्टिव बोला जाता था जब इवेंट्स को हम क्या कर देते हैं, यूनियन अगर हमने लेने चालू किया, दो इवेंट्स ही मान लीजिए, अभी तो n इवेंट्स है लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, दो इवेंट्स को अगर यूनियन ले और सैंपल स्पेस बन जाए तो इसको हम बोलते थे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहां पे जो E1 है, E2 है, E3 है और En है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, क्योंकि किसी का भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये बता रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है, और ये जो बी वाला पोर्शन बता रहा है ये बता रहा है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो हमने पूरे सैंपल स्पेस को एन इवेंट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए अब थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी भी कॉन्सेप्ट कैसे आया समझिएगा, पूरे सैंपल स्पेस को एन इवेंट्स में डिवाइड किया, तो आपने नाम दिया E1, E2, E3, E4 डॉटेड डॉटेड En, और ये एन इवेंट्स कैसे हैं उसके बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कोई भी दो अगर इवेंट उठाएंगे आप इन सारे एन इवेंट्स में, अगर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे आप तो 5 आएगा, और जब मैं सभी इवेंट्स का अगर मैंने यूनियन लेने चालू किया तो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है कि ये सारे इवेंट्स पहले ऑकर्ड हो चुके हैं, उसके बाद देखिए सारे इवेंट्स ऑकर्ड हुए, उसके बाद एक इवेंट ऑकर्ड हो रहा है, ए ऑकर्ड हो रहा है। तो ए ऑकर्ड हो रहा है, तो अगर इस फिगर में देखेंगे तो ए जो है कुछ E1 से भी इंटरसेक्शन ले रहा है, कुछ E2 से भी इंटरसेक्शन है, इसी तरह क्या है लास्ट वाला चले जाएंगे तो En से भी है। तो पहले n इवेंट्स ऑकर्ड हुआ, उसके बाद एक इवेंट ऑकर्ड हुआ, दिमाग में फिट करते रहिएगा, n इवेंट्स हैव बीन ऑकर्ड, आफ्टर दैट इवेंट ए हैज ऑकर्ड। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछ दूं ए के बारे में, n ऑफ ए, तो n ऑफ ए का जवाब क्या मिलेगा आपको, तो आपका जवाब मिलेगा कुछ E1 के साथ इंटरसेक्शन है इसका, फिर किसके साथ इंटरसेक्शन है, E2 के साथ भी इंटरसेक्शन है,
फिर E3 के साथ भी इंटरसेक्शन है, डॉटेड डॉटेड मैंने कर दिया, इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, En के साथ भी हो गया। अब मैंने कहा NS से सबको डिवाइड कर दो, तो जब NS से डिवाइड करेंगे तो Na अपॉन NS हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N E1 इंटरसेक्शन A डिवाइड बाई N ऑफ S। फिर ये हो गया N E2 इंटरसेक्शन A डिवाइड बाई N ऑफ S। डॉटेड डॉटेड लास्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, NEN इंटरसेक्शन A डिवाइड बाई N ऑफ S। अब जैसे ही मैंने NS से डिवाइड किया तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन A, और लास्ट जो बन गया NS से डिवाइड किया था वो बन गया En इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो अब यहां पे समझना है N इवेंट्स ऑकर्ड हुए, उसके बाद A ऑकर्ड हुआ, और जो N इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो A जो ऑकर्ड हुआ तो कुछ E1 के साथ इंटरसेक्शन आ गया, कुछ E2 के साथ आ गया, कुछ E3 के साथ आ गया, कुछ En के साथ आ गया। अब याद करिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता था कि दो इवेंट से एक पहले ऑकर्ड हुआ और एक बाद में ऑकर्ड हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिमाग लगाया गया। तो बोला गया दो इवेंट्स अगर एक साथ ऑकर्ड हुए, जैसे हमने F और E लेकर किया था, तो जैसे F इंटरसेक्शन E लिखते थे तो सबसे पहले कौन सा ऑकर्ड हुआ था, F वाला, तो PF लिखते थे, और फिर क्या लिखते थे, PE बाई F। तो यहां पे भी E1 जो है पहले ऑकर्ड हुआ फिर A ऑकर्ड हुआ, तो P ऑफ A को हम देखो कैसे लिख रहे हैं, पहले E1 हुआ फिर PA बाई E1 हुआ, फिर ये E2 हुआ फिर A बाई E2 हुआ, फिर E3 हुआ फिर PA बाई E3 हुआ, और लास्ट जब हम बोलेंगे PEN तो इसको क्या लिखेंगे, PA बाई EN। तो ये जो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया। अब इसी को अब लेंदी लिखने में टाइम लग रहा है तो मैं समेशन कर देता हूं, P ऑफ EI कर दिया और इसको लिख दिया PA बाई EI, और I की वैल्यू 1 से लेकर क्या कर दिया, N तक कर दिया। तो यहीं पे नाम आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या आता है नाम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि जो A था उसके पहले N इवेंट्स ऑकर्ड हो गए थे, तो वो कुछ ना कुछ E1 के साथ इंटरसेक्शन है, E2 के साथ इंटरसेक्शन है, E3 के साथ इंटरसेक्शन है, और En के साथ इंटरसेक्शन है। तो जब हम लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी तो उसको कैसे लिखते हैं, PE1 इंटू PA बाई E1, अच्छा E2 भी हुआ है, ओके, PE2 इंटू PA बाई E2, अच्छा E3 भी हुआ है, तो P ऑफ E3 इंटू PA बाई E3, और लास्ट अगर En हुआ है तो PEN इंटू PA बाई EN। तो इसको याद रखिए और दिमाग में ऐसे सोचिएगा, और उसी से फायदा होने वाला है। जैसे N इवेंट्स हो गया, अच्छा ठीक है, उसके बाद A हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे आया था, कंडीशनल से आया था। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आता है तो आपको दो इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर्ड होने वाली कॉन्सेप्ट याद आता है। अच्छा, E1 इंटरसेक्शन A, E2 इंटरसेक्शन A, E3 इंटरसेक्शन A, लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटरसेक्शन A, तो PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 प्लस इंटू PA बाई E2, PEN इंटू PA बाई EN, और इसी को ऐसे लिख दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और समझ में आए तो देखिए। अब यहां समझिएगा कैसे E1 E2 हो रहा है। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, 0.80 that construction job will be completed on time if there is no strike, 0.32 that construction job will be completed on time if there is a strike, determine the probability that construction job will be completed on the time। तो आपको थोड़ा सा इसमें पहला क्वेश्चन में ब्रशअप करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। देखिए सबसे पहले गया कंस्ट्रक्शन जॉब पे पहुंचे तो मालूम चला कि प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देयर विल बी ए स्ट्राइक, तो हम P ऑफ S को ऐसे लिख देते हैं स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी।
जिसको हम लिख रहे हैं P ऑफ S को क्या लिख दिया जाए 0.65, और नो स्ट्राइक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NS से। तो जब स्ट्राइक है और एक नो स्ट्राइक है, वो कितना बन गया 0.35। अब जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जब 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर नो स्ट्राइक रहेगा तो मेरा कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, तो मैंने लिख दिया सीजे बोले तो कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। तो व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक यानी एनएस, यही है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी तो यही था कि एफ पहले ऑकर्ड हुआ है फिर ए ई हुआ था, तो पी ई बाई एफ लिखते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, और उसी को हमने कैसे लिख दिया 0.80। अब यहां पे लिखा हुआ है एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, यानी अब स्ट्राइक रहेगा तो जॉब चालू किया जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक, तो एस लगा दिया। इसकी वैल्यू कितना दिया 0.32। यहां तक हमने सब कुछ लिख दिया जो जो अपने को जरूरत था, यानी पूरे सैंपल स्पेस को अगर आपको समझ में आए तो डिवाइड किया गया, जो हमने चर्चा की थी अभी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट इवेंट। तो मैंने कहा दो, एक स्ट्राइक में डिवाइड किया गया और एक नो स्ट्राइक में जॉब। उसके बाद हमने एक इवेंट जो है बोले तो सर्कल बना के ऐसे ये जॉब कंप्लीटेड वाला बना दिया, ठीक है ना, कंप्लीटेड जॉब। तो इसका जो इंटरसेक्शन है नो स्ट्राइक से भी है, गौर करेंगे तो, और दूसरा इंटरसेक्शन की बात करें तो स्ट्राइक से भी है, यानी कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ये वाला है, ये क्या दिया हुआ है नो स्ट्राइक पे 0.80 दिया हुआ है, और ये स्ट्राइक पे क्या दिया है 0.32। तो लास्ट में हम पढ़ रहे हैं डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है और क्या पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड की टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ऑब्वियस है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसका इंटरसेक्शन किससे बनेगा जब स्ट्राइक रहेगा तो भी कंस्ट्रक्शन जॉब होगा। दूसरा केस क्या है जब नो स्ट्राइक रहेगा तब भी क्या होगा कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगा। तो पहला केस में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक के बाद हमारा वर्क चालू रहा तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड रहा जब व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक। फिर ये क्या है एनएस नो स्ट्राइक, लेकिन फिर भी हमारा कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा है तो वो कंप्लीटेड होगा जब नो स्ट्राइक रहेगा। तो स्ट्राइक के केस में अपना 0.65 है और ये 0.32 है, प्लस इसकी बात करें नो स्ट्राइक 0.35, कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक इज 0.80। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो 65 और 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10 हो गया और ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 19 हो गया, तो 19 यानी 8 0 और ये 0 और ये क्या हो गया 2 हो गया, तो 0.2080। अब ये देखिए 35 है और 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया 4428, जीरो का भी भूल जाइए यहां से, तो कितना हो गया 0.28। अब इसको ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या हो गया 0.488। तो ये जो हो गया अपना एग्जाम्पल 15 की बात होगी। अब बेस थ्योरम पे आते हैं। देखिए बेस थ्योरम है क्या आखिर, तो बेस थ्योरम कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा गौर करें तो बेस थ्योरम कह रहा है कि जब आपने एन इवेंट्स ऑकर्ड कराया उसके बाद जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव था, उसके बाद एक इवेंट ए कराया, ठीक है करा लिया, लेकिन उसके बाद इनका कहना है ठीक है उसके बाद मुझे क्या चाहिए जो इंटरसेक्शन हो रहा है, मान लीजिए ये ई आई है, ये इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका इंटरसेक्शन का क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए ई आई के साथ। यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में है, लेकिन उस टोटल प्रोबेबिलिटी में ई आई का जो इंटरसेक्शन था उसकी क्या चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। बेस थ्योरम ने कुछ नहीं किया, टोटल प्रोबेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट था अपना बेस थ्योरम ने डेवलप किया, उसी का कहा गया ठीक है आगे से हम क्या करेंगे, आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बिल्कुल अच्छी बात है,
लेकिन मुझको किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? EI इंटरसेक्शन ए का चाहिए। किसका चाहिए? EI इंटरसेक्शन ए का चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर EI इंटरसेक्शन ए का चाहिए, अगर टोटल ए ऑकर्ड हुआ तो आपका जवाब क्या मिलेगा? यही ना जवाब मिलेगा, PI। पहले कौन सा ऑकर्ड हुआ था? EI इवेंट इंटरसेक्शन ए। और ये टोटल केसेस कितने हैं प्रोबेबिलिटी का? ए का, P ऑफ ए लिखेंगे। तो बेस थ्योरम जो है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। बेस थ्योरम ऐसे समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या था? E1, E2, E3, En आर एन नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। यानी अब सैंपल स्पेस को तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, E1, E2, E3 और En को। उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए EI का, when A has already occurred। ऐसे समझिए उल्टा। तो आप कुछ मत करिए, बस ये क्या करिए, इस पोर्शन को अगर मैं आपसे बोलूंगा इसको कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे ना, PI EI इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? P ऑफ ए लिखेंगे। यही केस लिखेंगे। अब मुझे बताए PI इंटरसेक्शन ए को क्या लिखेंगे? P ऑफ EI इंटू PA बाई EI। और ये तो P ऑफ ए अभी किए थे, P ऑफ ए क्या हो गया? टोटल केसेस हो गया। टोटल केसेस समेशन लगा दिए आपने, PEI इंटू PA बाई EI। और EI की वैल्यू क्या कर दिए? 1 से लेकर n ले लिए। और इसको कैसे लिख रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो देखो यहां पे बेस थ्योरम में बस दो चीज आप दिमाग में रखे रहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमने सीख ही रखा है ना, P ऑफ A। तो उसमें से आपको क्या पूछेगा? किसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा? EI का। EI का इंटरसेक्शन ए का, ऐसे समझे। तो ये न्यूमरेटर में जाता है, ठीक है, ये न्यूमरेटर में जाता है। और टोटल PA जो होता है डिनोमिनेटर में जाता है, क्योंकि हमको यही ना मालूम है भाई, जो चीज चाहिए उसको ऊपर भेज दीजिए और जो टोटल केसेस है उसमें कर दीजिए ए में। तो मुझे EI इंटरसेक्शन ए का चाहिए था। ऐसे कितने इंटरसेक्शन है भाई? सभी के साथ है ना, E1 के साथ भी है, E2 के साथ भी है, E3 के साथ भी है और EN के साथ भी है। तो इसलिए PEI इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई PA लिख दिया गया। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो ये बैग 1 ले लेते हैं, 3 रेड 4 black balls. Bag 2 contain 5 red and 6 black balls. One ball is drawn from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was from bag 2. क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ के समझिएगा। देखिए, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग। तो बैग को मेंशन किया गया? नहीं मेंशन किया गया। तो वो बैग 1 से भी निकल सकता है और बैग 2 से भी निकल सकता है। एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो यहां से जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, इट इज फाउंड टू बी रेड, तो आपको समझ में आएगा ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया तो ऑब्वियस है सैंपल स्पेस दो इवेंट में डिवाइड हुआ, बैग 1 या तो बैग 2 सेलेक्ट कर सकता है। तो उसको ऐसे लिखा गया, B1 इंटरसेक्शन रेड, बैग 1 सेलेक्ट कर सकता हूं, फिर उसमें से रेड निकल सकता है। फिर ये B2 इंटरसेक्शन क्या हो गया? रेड हो गया। तो ये आ गया अपना टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस, क्योंकि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो ये B1 इंटरसेक्शन R प्लस B2 इंटरसेक्शन R हो गया। अब पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। यानी पूछा जा रहा है बैग 2 से निकले और वो क्या होगा? रेड होना चाहिए, PB2 बाई R। तो ये जो जाएगा ये न्यूमरेटर में जाएगा, B2 इंटरसेक्शन R न्यूमरेटर में जाएगा जिससे पूछ रहा है। और डिवाइड ऑफ PR ऑफ R जो है जाएगा टोटल वाला, क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए क्या है, बैग 1 है, बैग 2 है, ठीक है। तो ये बैग 1 ले लिया, बैग 1, ठीक है, और इसको ले लिया, बैग 2 ले लिया। उसके बाद एक बॉल ड्रॉ कर रहा है, ये 1 बॉल ड्रॉन, ये सर्कल क्या है? 1 बॉल ड्रॉन, ये 1 बॉल ड्रॉन। और ये कैसा हो रहा है? रेड हो रहा है, ठीक है। तो रेड का इंटरसेक्शन B1 के साथ भी है और B2 के साथ भी है। तो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। और उसके बाद जो पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2। तो ये वाला इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा और टोटल केस डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में गया B2, तो पहले बैग 2 सेलेक्ट किया और उसमें से रेड निकला, ठीक है। फिर डिवाइड बाय क्या कर दिया? बैग 1 को सिलेक्ट किया, उसमें से रेड निकला,
फिर बैग 2 को सेलेक्ट किया, उसमें से रेड निकला, यही है ना केस कंडीशनल। पहले हुआ क्या भाई, बैग सेलेक्ट करेगा फिर रेड निकलेगा। तो बैग 2 सेलेक्ट किया 1/2 रेड उसमें से निकला, बैग 2 में तो 5 रेड है और 6 ब्लैक है, 5/11 अपॉन बैग 1 सेलेक्ट किया 1/2 उसमें से रेड निकला तो 3/7, ठीक है 3/7 प्लस 1/2। अब बैग 2 सेलेक्ट किया, अब उसमें से रेड निकला तो क्या हो गया 5/11, यानी 1/2 5/11। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 5/22 डिवाइड बाई 3/14 प्लस 5/22, ठीक है। तो 14 है और ये 22 है, तो 11 7 और 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 11 7 और 2, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला हो गया 35 हो जाएगा, क्योंकि 22 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 7 2 11 हो गया 33 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 22 हो गया तो ये 35 हो गया। तो फाइनली अपना जो चाहिए था, क्या चाहिए था, PB2/R। तो PB2/R को हम क्या लिखेंगे, 35 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा। तो आपको कंडीशनल से ही आया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से आया एडिशन वाला, एडिशन से आ गया अपना टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, और उससे आ गया बेस थ्योरम। यानी पहले तो निकाला करिए, हमेशा देखा करिए टोटल प्रोबेबिलिटी कौन सा है। फिर जैसे यहाँ पे रेड के टोटल प्रोबेबिलिटी था तो B1 से आ गया, फिर B2 से आ गया। फिर उसके बाद आप जैसे ही आगे पढ़ोगे ना इसको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो आपको क्लिक होना चाहिए, अच्छा रेड वाला तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और बैग 2 से है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी B2 इंटरसेक्शन R जो है, पहले B2 फिर R साइमल्टेनियसली हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। और P ऑफ R क्या हो गया, B1 इंटरसेक्शन R, B2 इंटरसेक्शन R, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आइए एग्जांपल 17 पे, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। तो देखिए जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे बनाते चलते। चलिए पहला बॉक्स को नाम दे देते हैं B1, दूसरा बॉक्स को नाम दे देते हैं B2। अब इसमें हर किसी में दो दो कॉइन है, और तीसरा का नाम दे देते हैं B3। तो बॉक्स 1 कंटेन बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, यानी गोल्ड, दूसरा भी कॉइन गोल्ड है। बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, सिल्वर एंड सिल्वर। इन बॉक्स 3 देयर आर, box 2 both are silver, and in the box 3 there are one is gold and one is silver. A person chooses a box at random, ठीक है, बॉक्स सेलेक्ट करने का 1/3 and takes out a coin, a single coin has been taken out. If the coin is gold, देखिए तो यहां पे जैसे ही बोला ना if the coin is gold, तो आपके दिमाग में हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, गोल्ड बन गया। अब वो गोल्ड कैसे आएगा भाई, बॉक्स 1 से आ जाएगा, सेलेक्ट किया होगा फिर गोल्ड आ जाएगा। फिर क्या होगा, बॉक्स B2 से सेलेक्ट किया गोल्ड आ गया। फिर क्या होगा, बॉक्स B3 से सेलेक्ट किया और क्या हो गया, गोल्ड आ गया। अब आगे जैसे ही पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ के आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। यानी जो आप कॉइन निकाल रहे हैं वो गोल्ड निकले और बचा हुआ भी गोल्ड निकले, तो यानी बॉक्स 1 से निकलना चाहिए। यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, B1 इंटरसेक्शन G का, और इसको किससे डिवाइड करने का पड़ेगा, P ऑफ G को। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, B1 स्लैश बॉक्स 1 स्लैश गोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, तो B1 स्लैश G लिखेंगे, लेकिन समझिएगा टोटल गोल्ड वाला था। अब चाहिए क्या था, जब कॉइन निकाल ले तो उसमें बचा हुआ भी गोल्ड रहेगा, तो यानी जो जिसको चाहिए वो न्यूमरेटर में रखेंगे, तो कौन सा चाहिए, B1 वाला न्यूमरेटर में जाएगा, टोटल केसेस ऐसे जाएगा। तो पहला केस पे आ जाता है PB1/G। तो B1 और G को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ B1 इंटू गोल्ड निकल जाए G/B1, ये तो रहेगा ही रहेगा डिनोमिनेटर में, और साथ में कुछ और टर्म भी रहेंगे, PB1 इंटू PG/B1। बॉक्स 2 सेलेक्ट कर लिया और उसमें से गोल्ड निकाला। फिर तीसरा क्या है, B3 सेलेक्ट कर लिया और उसमें से गोल्ड निकला G/B3। चलिए PB1/G पे आते हैं, बॉक्स 1 सेलेक्ट किया 1/3, उसमें से गोल्ड निकला तो 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि 2C1/2C1 भाई एक निकालना है, टोटल केस 2C1, दो गोल्ड है तो 1 हो गया। प्लस दूसरे पे आ गया 1/3, गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 बन गई। तीसरे में आ गया 1/3, गोल्ड निकलने के लिए एक ही गोल्ड है, टोटल केस 2C1 2 हो गया, डिवाइड बाई, तो ये तो PG निकाल लिया, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, ये PG निकाल लिया मैंने,
अब मुझे क्या निकालना है, P वही निकालना है B1/G। तो नोमिनेटर में कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। तो इसको रख देता हूँ 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 बन गया। तो ये क्या बन गया, 2 + 1। तो फाइनली आंसर क्या बन गया, 2/3। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार और रोकता हूँ। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी गोल्ड की थी, तो B1 से निकला, बॉक्स 2 से निकला गोल्ड, बॉक्स 3 से निकला गोल्ड, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। और देखिए पूछेगा उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो कौन सा केस न्यूमरेटर में जाएगा इन तीनों केसेस में, तो आप कहेंगे B1 इंटरसेक्शन G वाला जो केस होगा ना वो न्यूमरेटर में जाएगा। और बाकी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो मालूम ही है ना, B1 इंटरसेक्शन G मतलब पहले B1 हुआ फिर G हुआ, तो B1 इंटू PG/B1। एग्जाम्पल 18, suppose that reliability of HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% of the test detect the disease। ओके यानी HIV के लोग आएंगे, टेस्ट देंगे तो 90% चांस है कि उनको बताएगा कि HIV है, और 10% गो अनडिटेक्टेड। ऑफ पीपल फ्री, अब पीपल फ्री भी, अब भाई HIV वाले लोग हैं और नॉन HIV वाले भी हैं, यानी तो 99% ऑफ टेस्ट जज HIV नेगेटिव। अच्छा 99% चांस है करेक्टली बता देगा यू आर फ्री फ्रॉम HIV, बट 1% आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव, यानी गलती भी उससे हो रही है मशीन से, यानी नेगेटिव HIV वाले को पॉजिटिव HIV बता रहा है 1% है। अब फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन देयर आर ऑफ विच 0.1% ऑफ HIV, तो HIV वाले कितने हैं, ठीक है ना, HIV 0.1%। तो नॉन HIV वाले कितने हैं, जिनको HIV नहीं है, तो 99.19%। अब 1% is selected at random given the HIV test and pathologist report him his her as HIV positive। यानी अब वो क्या बता दिया, HIV पॉजिटिव बता दिया, ठीक है, डिटेक्ट कर लिया कि HIV पॉजिटिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो ठीक है, तो HIV पॉजिटिव कब बताएगा, अब एक HIV पॉजिटिव है, बंदा आया, टेस्ट हुआ, उसको HIV पॉजिटिव बता दिया। एक बंदा नॉन HIV वाला है, उसने भी आया, टेस्ट दिया, ठीक है, नॉन HIV टेस्ट दिया, लेकिन टेस्ट क्या था, फॉल्टी निकल गया, उसने क्या कर दिया, दिस इज आल्सो HIV पॉजिटिव। तो यहां पे यही गेम है, समझना है आपको। जो HIV पॉजिटिव है टेस्ट देगा तो 90% बताएगा कि दिस ही इज HIV, मगर कोई गलती से नॉन HIV वाला भी आ गया तो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट गलत भी बता देता है, 0.1%, 1%, 0.1% नहीं 1% है, आर डायग्नोस शोइंग HIV पॉजिटिव। तो ठीक है, तो चलिए आते हैं, HIV लोग कितने हैं, 0.1%, तो 0.1 डिवाइड बाई 100, और टेस्ट जो बता रहा है कि ही इज एक्चुअली हैव, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा PH+/HIV वाला आया, तो ये जो है 90%, ठीक है। और दूसरा जो है H+ नॉन HIV वाला आया, नॉन HIV वाला आया, ठीक है ना, तो नॉन HIV वाला आया, इसको भी लिख लेते हैं नॉन HIV, तो 1% का दिया, गलत दे दिया जवाब। तो यहां पे वही है 0.1/100, और टेस्ट बता दिया 90% चांस है कि बताएगा HIV पॉजिटिव। और दूसरा क्या है, 99.9% वाले जो हैं वो HIV निगेटिव वाले हैं, मगर टेस्ट जो है 1% गलती से बता दे रहा है कि ठीक है ये भी HIV पॉजिटिव है। तो ये हुआ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ HIV पॉजिटिव। मगर क्वेश्चन क्या बोला था, पर्सन एक्चुअली हैव HIV पॉजिटिव, यानी अपने को HIV पॉजिटिव ओरिजिनली रहे, ठीक है, वो केसेस बताने हैं। तो कौन सा केस न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा ये वाला केस, HIV है और HIV डिटेक्ट कर दिया, यानी 0.1 इंटू 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। और टोटल केस कौन सा डिनोमिनेटर में जाएगा, P ऑफ H+, जो अभी हमने निकाला है, 0.1 इंटू 90 प्लस 99.9 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो यहां से बन गया 0.9 प्लस
99.9, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 99.9.1, ठीक है। और ये 0.1 था ना, ये गड़बड़ कर दी ना, 0.1, ठीक है। तो ये कितना बन गया अपना, ये हो गया 0.9 अपॉन ये 18 हो गया, 9, ये 0.9 है, ये 9 हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये 0.1 इंटू 90 है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया अपना 0.9, तो यहाँ पे हो गया, ये 18 हो गया, ये 10 हो गया, 108। और ये 0.9 जो नोमरेटर में लिखा 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया। तो फाइनली आंसर जो हो गया अपना कितना बन गया, 90/1089। तो ये हो गया HIV पॉजिटिव प्लस। एक बार और समझा देता, देखो इसमें क्या था कि एक HIV वाला है और एक नॉन HIV है। तो HIV वाला का पॉपुलेशन दिया 0.1, तो 99.9% जो है नॉन HIV वाले, दोनों गए टेस्ट करने। तो टेस्ट रिवील HIV पॉजिटिव वाले को 90% चांस है कि वो HIV पॉजिटिव बना देती है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दिमाग में रखे रहिएगा, HIV पर्सन गया और 90% से मल्टीप्लाई हो गया। नॉन HIV वाला 0.1%, कितना है 1% जो है, पॉपुलेशन टोटल कितना है 0.1%, तो 99.9% वाला जो है नॉन HIV वाला है, गया लेकिन गलती से 1% बता दिया HIV हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपने को चाहिए क्या था, अब ये दो केसेस हो गए HIV पॉजिटिव के, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी में दोनों ऐड हो गए। लेकिन पर्सन हैज एक्चुअली HIV, तो कौन सा जाएगा, HIV और डिटेक्ट हुआ HIV प्लस वाला वो न्यूमरेटर में जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। और ये दोनों केसेस जो जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा। एग्जाम्पल 19, in a factory which manufacture bolt machines A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40%। तो जो मशीन A है वो कितना बनाता है 25%, और जो मशीन B है वो कितना बनाता है 35%, और मशीन C जो बनाता है वो 40%। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट। तो डिफेक्टिव वाला A से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो 5% है, और डिफेक्टिव वाला जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है बी से वो कितना है 4% है, और जो डिफेक्टिव वाला मैन्युफैक्चर हो रहा है सी से वो कितना है 2%। ठीक है, यहां तक तो हमने लिख लिया, बाकी सब अब कर रहा है। वन बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड द प्रोडक्ट एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो यहां जैसे ही रीड किए बोल्ट सेलेक्ट किया गया, डिफेक्टिव फाइंड किया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव वाला केसेस बन गया पी ए इंटरसेक्शन डी, पी बी इंटरसेक्शन डी और पी सी इंटरसेक्शन डी। तो तुरंत लिख दिए पी ए मैन्युफैक्चर्ड हुआ और डिफेक्टिव निकल गया, फिर उसी तरह बी मैन्युफैक्चर्ड हुआ और डिफेक्टिव आ गया, फिर सी ने मैन्युफैक्चर्ड किया और डिफेक्टिव आ गया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, डी बाई सी लास्ट वाला। अब आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा पी बी इंटरसेक्शन डी वाला, और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाएगा पी ऑफ डी। और इसी को लिखने का तरीका क्या है, बी से मैन्युफैक्चर्ड हुआ और डिफेक्टिव निकला और डिफेक्टिव आ गया। अब पी बी इंटरसेक्शन डी मालूम है ये होता है पीबी, तो पीबी लिखते जाओ, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, 100 लिख भी दिए तो 100 लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4/100। तो 35 इंटू 4 एक पहला, फिर पहला वाला क्या हो जाएगा 25 इंटू 5, फिर ये तीसरा वाला केस क्या हो जाएगा 40 इंटू 2, और डिवाइड बाई क्या कर दिया 100 इंटू 100। तो ये 200 तो कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया पी बी बाई डी, ये बन गया 140, 125, 140 और इसको जोड़ दिया 80। ठीक है, 140 35 गुणे 4, ठीक है 25 गुणे 5, 140 डिवाइड बाई ये तो 5 कर लिए, ये 6 और 8 14 कैरी 1 349, 5 से डिवाइड कर दिए 28 और ये कितना बन गया 69। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर फ्रॉम बी एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यही बोला, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकाल लिया और जिसका चाहिए वो न्यूमरेटर में भेज दिए। और एग्जांपल 20,
A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probability that he will come by train. तो probability he will come by train, bus, scooter and other means. क्या probability है? 3/10 है, 1/5 है, 1/10 है और 2/5 है. The probability that he will come late, यानी late, ट्रेन से भी लेट हो सकता है, L/T. बस से भी लेट हो सकता है, बस से आया लेट हो गया, लेट हो गया स्कूटर से आया, लेट हो गया बाई अदर मीन्स आया. तो क्या दिया है? 1/4 बाई ट्रेन, 1/3 बाई बस, स्कूटर 1/12. But if he comes by other means of transport, then he will not late. It is 0. What? अब देखिए यहाँ पे क्लियर होगा. When he arrives, he is late. यानी लेट वाला हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी. तो लेट वाला टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया तो T इंटरसेक्शन L प्लस B इंटरसेक्शन बस से L प्लस S इंटरसेक्शन L, फिर अदर मीन्स इंटरसेक्शन क्या हो गया? L हो गया. तो PT इंटू PL/T बन गया, PB इंटू PL/B बन गया. अगर इसकी बात करें तो PS इंटू PL/S बन गया. अदर मीन बोले तो P ऑफ O इंटू PL/O बन गया. अब देखेंगे आगे पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाई ट्रेन. अराइव हुआ, लेट हुआ, अब पूछ रहा है कि वो ट्रेन से आया हुआ हो, तो PT/L पूछा है, तो ये वाला पोर्शन ट्रेन बाई लेट वाला यानी ऊपर जाएगा PT/L इंटरसेक्शन L वाला और डिवाइड बाई P ऑफ L हो जाएगा. यही है कॉन्सेप्ट. तो PT इंटरसेक्शन L वाला बोले तो 3/10 इंटू क्या बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा. ये तो रहेगा ही रहेगा, 3/40 तो रहेगा ही रहेगा. दूसरा क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 1/3, 1/15. फिर ये है 1/10 इंटू 1/12 तो 1/120 प्लस 2/5 इंटू 0 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भाई 40 हो गया, तो ये 9 हो गया. ये देखिए 40 है 3 9 हो गया. ये 120 से मल्टीप्लाई किए तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया. 9 बाई कितना बन गया? 18 बन गया, जो कि क्या बन गया? 1/2 बन गया. ठीक. अब आते हैं एग्जाम्पल 21. ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 ऑफ टफ 4 टाइम्स. यानी मैन का जो ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, यानी झूठ भी बोलता है, यानी 1/4 है. ही थ्रोस ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6. ठीक है, तो डाई जब थ्रो करेंगे तो केसेस सबको मालूम है 1 2 3 4 5 6 आएगा. He throws a die and reports that it is a 6. अब देखिए ध्यान से, वो हमेशा बता रहा है 6, तो यहां पे अगर मैं 6 को ऐसे लिख दूं SX 6, तो SX कैसे आएगा? तो SX आप सोचिएगा, ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6. तो पहले तो डाई एक्चुअली में आएगा 6, ठीक है ना, 6 आएगा और वो सही बोलेगा कि हाँ भाई 6 आ गया. लेकिन दूसरा केस देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, SX नहीं आया, यानी SX मतलब एक ही इवेंट 6 आ जाए, और SX डैश का मतलब समझिएगा 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5, यानी SX डैश आया, यानी 1 2 3 4 5 आया. अब उसको झूठ बोलना पड़ गया, फॉल्स, कहा कि भाई 6 आया. आया क्या था? 1 2 3 4 5 आया था, लेकिन क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, 6 आया. तो अब देखिए ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का. लेकिन पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, यानी ये वाला केस. तो ये वाला केस हो गया एक्चुअली 6 आया हो और उसने ट्रू बोला हो, ऐसा. तो ये वाला न्यूमरेटर में जाएगा और डिवाइड बाय P ऑफ SX. तो न्यूमरेटर में 6 आया और उसने सही बोला, यस. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितने है? 1/6 SX की, और ट्रू बोलने की क्या है? 3/4. और ये देखिए 1/6 इंटू 3/4, ठीक है, और प्लस 5/6. अब क्या है? 6 नहीं आया, 1 2 3 5 4 आया. SX डैश का मतलब, SX डैश का मतलब ये पांचों केसेस 5/6, और वो झूठ बोला 1/4 कि 6 आया. तो फाइनली क्या बन गया? 3/24 डिवाइड बाई 3/24 प्लस 5/24, यानी क्या हो गया? 3/8 हो गया.
तो यहां आपको समझना है कि भाई 6 आएगा तो सही बोल देगा 6 आ गया, लेकिन 1 2 3 4 5 आ गया तो वो झूठ बोलेगा 6 आया। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो ये दो टोटल 6 आने के ये दो केसेस हो गए उसके बोलने का तरीका, मुंह से निकलेगा 6 आया 6 आया, यानी उसको 6 ही बोलना है, या तो सही बोले या तो झूठ बोले। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए था, एक्चुअली 6 तो न्यूमरेटर में जाएगा, 6 आया और उसने सही बोला, डिवाइड बाई 6 आया सही बोला, बचे 1 2 3 4 5 आया और उसने झूठ बोला 6 आया। तो ये हो गया 3/8 की जो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं एक्सरसाइज अब 13.3 क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तब तक इसको आप थोड़ा सा वॉच करिए, थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट को, और कहीं पे भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करें ताकि हम और अच्छा कर सकें। थैंक यू।